आज 568 करोड़ से ऊपर की संपत्ति जब्त हुई। आज उनके कितने गुर्गे आज वहां पर पकड़े गए या कुछ लोग मुठभेड़ में मारे भी गए, ये पहले भी हो सकता था। लेकिन 17 साल पहले से अगर आप देखो तो समाजवादी पार्टी की सरकार में विधायक, फिर सांसद, फिर बहुजन समाज पार्टी में विधायक, और ये एक लंबी राजनीतिक संरक्षण में वो चलते रहे, राजनीतिक संरक्षण में अपराध करते रहे। कहते तो है कि सीआईएफ एक बार उनके घर में जब पुलिस उनके घर में पहुंची तो एक बहुत बड़े अधिकारी वहां पर बैठे मिले। एक अप्रत्यक्ष रूप में एक पैरेलल गवर्नमेंट ये माफिया तंत्र चलाते थे। पूर्वांचल के 8-10 जिले इन्हें प्रयागराज के माफिया ने बांट लिया और 8-10 एक मऊ के माफिया ने 10-10 जिले ले लिए। कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने जिले बांट लिए। इस प्रकार से बंटवारा होता था जिलों का, और हर जिले का आधिपत्य एक माफिया के पास में रहता था, और उस माफिया को कोई ना कोई विपक्ष का या कोई ना कोई दल उनको संरक्षण देता था। ये राजनीतिक संरक्षण एक तरीके के ये जनता के लिए अभिशाप बन गया था। और आज इसीलिए योगी जी को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक त्वरित पैरोकारी का सिस्टम लागू किया। एक एडीजी अभियोजन के नेतृत्व में एक ऑब्जर्व करने, मॉनिटर करने का एक काम प्रारंभ हुआ कि पेशी लगे, पैरोकारों को एक प्रकार से संरक्षण दिया जाए, उनको डिमोरलाइज होने से बचाया जाए। आतंकवादियों की गतिविधियों की तरीके से करने वाले इन माफियाओं के आतंक से जनता को मुक्ति मिले, उनके ठिकानों को ध्वस्त किया गया, उनके संरक्षणदाताओं के मकानों को ध्वस्त किया गया। एक वातावरण बना है। आज जो वो माफिया जब चलता था प्रयागराज की सड़कों पर, तो लोग अपने पैर के, मेरी बात पूरी सुनिए, कि वो पैर में, हाथ में जूते ले लेते थे, यानी उसकी इज्जत में नंगे पैर खड़े हो जाते थे। आज आपने उसी प्रयागराज में देखा होगा कि जूतों के माला लिए हुए वहां की जनता जनार्दन के लोग खड़े थे। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन में एक भय मुक्त वातावरण उनको मिला है। बिल्कुल दिनेश जी, इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह के माफिया, इस तरह के गैंगस्टर तभी बढ़ते हैं जब इन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट होता है, सिस्टम इन्हें सपोर्ट कर रहा होता है कहीं ना कहीं, और ये बढ़े। और आज का माहौल बदला हुआ है कि ये सलाखों के पीछे हैं और जो ये चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, और अब सजा का भी ऐलान हो रहा है। लोगों में भी इनका खौफ, इनका डर खत्म हो रहा है। लेकिन उमेश पाल का परिवार, जिनका कहना है कि लड़ाई अभी लंबी है, अभी तो सिर्फ उम्र कैद की सजा हुई है, अपहरण केस में हुई है, लेकिन उमेश पाल की जिस तरह से हत्या हुई उस मामले में भी उन्हें इंसाफ चाहिए। और वो कह रहे हैं कि इस लड़ाई में वो अकेले हैं, उन्हें अपनी भी सुरक्षा का डर सता रहा है। तो सरकार कैसे खड़ी है इस परिवार के साथ, किस तरह से खड़ी है? नहीं, परिवार के साथ भी खड़ी है, जो गनर जिनकी मृत्यु है उनके साथ भी खड़ी है, और जो लोग भी गवाह में हैं सभी को पूरा संरक्षण देने की स्थिति में सरकार आगे आई है। और जो कुछ भी चूक उमेश पाल की उसमें हुई थी वो भविष्य में ना हो, इसकी सख्त हिदायत भी सरकार के द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। मेरा मानना है कि जो अभी एक उम्र कैद का निर्णय हुआ है केवल अपहरण के घटना में, निश्चित रूप से भी उमेश पाल की हत्या और राजू पाल जी की हत्या का जो निर्णय है वो आना बाकी है। और ये भारत की जो न्याय व्यवस्था है इस पे सबका विश्वास है, निष्पक्ष है। और मेरा ये मानना है और जनता का भी ये मानना है कि हत्याकांड में निश्चित रूप में फांसी के फंदे तक की सजा भी संभावित हो सकती है, ऐसा लोगों का विश्वास है। और सरकार की पैरोकारी को देखते हुए लोगों का ये विश्वास मजबूत बना है। अभी जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से यहां लाया गया तो जिस तरह से सड़क के रास्ते लाया गया, यही कहा जा रहा है कि अतीक अहमद के अहम पर भी एक तरह से ये हथौड़े की तरह है कि उसे सड़क के रास्ते लाया गया, उस जगह से जहां पर कभी उसका रुतबा हुआ करता था। आज उसका खौफ बिल्कुल नहीं है। जी, मैंने इसीलिए आपसे जो कहा कि वहां पर जहां लोग जूते उतार कर आदर में खड़े होते थे नंगे पैर, वहां जूतों की माला लिए हुए अगर आपका टीवी चैनल दिखा रहा था तो लोग अब जूतों की माला लिए खड़े थे कि आज एक अपराधी को वो जूतों की माला पहना सके। वकील नारे लगा रहे थे जो अपराधी के खिलाफ। ये वातावरण पहले क्यों नहीं था?
पहले इसलिए नहीं था कि उनकी शासन सत्ता पर उनका एक भागीदारी होती थी, उनका एक वरद हस्त होता था। आज इससे वो वंचित हैं। अपराधी तत्व डरे और भय ये 24 घंटे का नहीं है। जितने भी 3000 किलोमीटर की यात्रा जो भी साबरमती से लेकर नैनी तक रही, हर पल जो भय था उसने उसको सोने नहीं दिया अपराधियों को, और यही भय अपराधियों को पूरे प्रदेश में होना चाहिए। बिल्कुल दिनेश जी, हमने देखा हो और जनता भय से मुक्त, अपराधी भय युक्त हो और जनता भय मुक्त हो, ये हमने देखा। लेकिन एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगी। विपक्ष भी ये सवाल उठा रहा है कि क्या वजह है। 90 के दशक में हमने देखा था कि गोलीबारी, बमबाजी हो जाया करती थी और खुलेआम माफिया घूम रहे होते हैं। इस बार 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हो गई, गोलीबारी हुई, बमबाजी हुई, लेकिन अतीक अहमद का बेटा असद जो खुलेआम कैमरे के सामने बिना नकाब के पुलिस को चुनौती देते हुए हमला करता है, उमेश पाल को मारता है, 2 गनर की भी मौत हो जाती है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। यह सवाल उठाया जा रहा है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता वो भी फरार हैं, तो उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है पुलिस? देखिए, पुलिस के बारे में मान लीजिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में देर है अंधेर नहीं है, और पुलिस ने बड़े बड़े मैटर को सॉर्ट आउट किया है। चंबल को डाकू मुक्त किया है, उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त करने की तरफ वो अंतिम लड़ाई को जीतने की तरफ बढ़ चुकी है। अपराधी कुछ दिन अपने को बचा सकता है, बहुत दिन तक वो सुरक्षित नहीं रहेगा। ऐसा मान के चलिए कि अपराधी कानून के शिकंजे से बहुत दिन तक दूर नहीं रह पाएंगे। आखिर में एक सवाल और करूंगी। साबरमती जेल से नैनी जेल तक अतीक अहमद आ गया, गाड़ी कहीं पलटी नहीं। बहुत सारे लोग कह रहे थे, यहां तक कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह रहे थे कि गाड़ी पलटने का प्रोग्राम बन चुका है और खबर है अधिकारियों को कि कहां गाड़ी पलटानी है। अब जब नैनी जेल से वापस साबरमती अगर ले जाना पड़ा अतीक को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वहीं पर रखना है, तो कहीं रास्ते में फिर गाड़ी पलट तो नहीं जाएगी? नहीं, देखिए, सरकार के बारे में ऐसा सोचना कि वो नियम विरुद्ध कार्रवाई करेगी, मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। गाड़ी पलटी कि नहीं पलटी है नहीं जानता हूं, उनकी बुद्धि जरूर पलटी होगी अपराधियों की, कि अब अपराध करना आसान नहीं है, अपराध करके फ्री घूमना आसान नहीं है। उनकी बुद्धि पलटी होगी, जो मत भ्रष्ट हो गई थी, अपराध के लिए निर्द्वंद भावना आ गई थी, उसमें बदलाव जरूर आया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। वो 3000 किलोमीटर की यात्रा ने हर पल मौत, हर पल खौफ, हर पल डर सजा का, ये उसने बेचैन जरूर करके रखा होगा। और आप ही लोगों का चैनल दिखा रहा है कि 24 घंटे किसी को नींद नहीं आई, जेल में किसी अपराधी को नींद नहीं आई, ये आप लोग दिखा रहे हो। तो अब पहले तो चैन की नींद सोते थे, अब कम से कम नींद हराम तो है। निश्चित रूप में अपराधियों की नींद हराम होनी चाहिए और जनता आज चैन की नींद सोए, यही सरकार का मंतव्य है और इसी मंतव्य के साथ सरकार काम कर रही है। जी दिनेश जी, धन्यवाद आपका न्यूज 18 से बात करने के लिए। तो जैसा कि दिनेश शर्मा, पूर्व डिप्टी सीएम, उनका कहना है कि अब कानून का राज है, जनता के मन में खौफ नहीं है, बल्कि अपराधियों, माफियाओं के मन में खौफ है, और यही सरकार का ध्येय भी है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तो बड़ी खबर और बड़ी जानकारी यही है कि कोर्ट रूम से अतीक अहमद को एक बार फिर से नैनी सेंट्रल जेल ले जाया गया है। थोड़ी देर बाद वो तस्वीर सामने आएगी जब वैन से बाहर निकलेगा अतीक अहमद। अब उसे सजा सुना दी गई है, उम्र कैद की सजा अतीक को सुनाई गई है। ये तस्वीरें देखिए आप, अलग अलग फ्रेम से हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अतीक अहमद को जब साबरमती से लाया गया, प्रयागराज नैनी सेंट्रल जेल में रखा गया, आज उसे कोर्ट में पेश किया गया, उसके गुनाहों का हिसाब हुआ, उम्र कैद की सजा उसको सुनाई गई। एक बार फिर से उसको नैनी सेंट्रल जेल लेकर जाया गया है। चर्चा यह है कि कल सुबह उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे एक बार फिर से लेकर साबरमती जेल जाएगी, लेकिन इस बार अतीक को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। अब वो सजा के तौर पर यहां से जाएगा साबरमती जेल। इससे पहले तक वो आरोपी हुआ करता था, अब वो दोषी हो गया है।
पहली बार किसी केस में अतीक को सजा हुई है। ये अब तक के इतिहास में पहली बार हुआ है। 100 केस उसके ऊपर दर्ज थे, इससे ज्यादा केस उसके ऊपर दर्ज थे, लेकिन ये पहला केस है उमेश पाल के अपहरण का मामला, जिसमें उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद पुलिस उसे कोर्ट से लेकर नैनी सेंट्रल जेल पहुंची है। आज उसे वहीं पर रखा जाएगा। चर्चा यह है कि एक बार फिर से कल सुबह उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे लेकर जाएगी साबरमती जेल में हैंडओवर करने के लिए, क्योंकि 30